everyone. Today discuss about the medical ethics used in the nursing field. So usually used in nursing ethics in nursing field. तो how can I explain only 10 मैं MCQ लेके आई हूँ आपको मेडिकल एथिक्स के बारे में। मेडिकल एथिक्स लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो अभी कुछ MCQ मैंने बनाए हैं मेडिकल एथिक्स पे यूज इन द नर्सिंग फील्ड में क्या क्या रोल होते हैं और कैटेगरी वाइज मैंने कुछ MCQ रेडी किए हैं। तो स्टेप बाय हम उसको रीड करते हैं। तो फर्स्ट मैंने बनाया है मेनली कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स, जैसे कि हमने पढ़े हैं जिसमें आपने पढ़ा है ऑटोनॉमी होता है, वेरिफिकेशंस है, नॉन वालिफिकेशंस होता है, जस्टिस है, फिडेलिटी है, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट हो गया। तो इन पे मैंने कुछ लेके आई हूँ MCQ बना के, तो प्लीज़ आपका ध्यान दीजिए। एंड फर्स्ट हम देखेंगे कोड ऑफ प्रिंसिपल। तो सबसे जो फर्स्ट जो MCQ है वो है पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन पे मैंने लेके चली हूँ। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि एक अलर्ट पेशेंट रिफ्यूजिंग द लाइफ सेविंग मेडिकेशन, द नर्स रेस्पेक्ट दिस चॉइस डिस्पाइट पोटेंशियल हार्म, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड। पेशेंट है ना लाइफ सेविंग मेडिकेशन लेने के लिए रेफ्यूजी मना करता है, तो उसमें नर्स क्या देखेगी जो कोई जो उसके लिए हेल्पफुल हो, पूरी हानि ना हो जाए और उसकी चॉइस को देखते हुए। कुल मिला के कहने का ये मतलब हो गया कि पेशेंट ना दवाई लेने के लिए मना कर रहा है, तो उसमें जो नर्स है वो पेशेंट की चॉइस का रेस्पेक्ट करते हुए और जो उसको हार्मफुल ना हो, तो उसमें कौन से एथिक्स का यूज करेंगे। तो आपने जैसे कि पढ़ा है कि बेनिफिशियंस का मतलब क्या होता है, एंड बेनिफिशियंस का मतलब क्या होता है कि पेशेंट के लिए हमें डूइंग गुड, कुछ अच्छा करना होता है। सेकंड, नॉन मैलिफिशियंस। नॉन मैलिफिशियंस का मतलब हो गया कि डूइंग अवॉइडिंग हार्म, कि हमें ऐसे हार्मलेस एक्टिविटी, जो हार्मफुल एक्टिविटी है उसको अवॉइड करना है पेशेंट के सराउंडिंग में। एंड थर्ड, ऑटोनॉमी। और लास्ट होता है जस्टिस। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि पेशेंट के रेस्पेक्ट का हमें ध्यान रखना है, जो चॉइस है पेशेंट की उसका रेस्पेक्ट करना है हमें। एंड लास्ट है कोई जस्टिस। कोई भी कैसा भी पेशेंट आपके पास आता है, कोई गरीब है या अमीर हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वलिटी पर देनी है आपको, ऑनेस्टली तरीके से उसको इक्वलिटी के तौर पे आप उसको चेक करना है। तो इसमें फर्स्ट आपका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ रेस्पेक्ट पेशेंट की चॉइस का सवाल आ जाता है ना, यहाँ पेशेंट की चॉइस का सवाल आ गया, तो वहाँ पे हमेशा आपका आंसर जाएगा ऑटोनॉमी से, क्योंकि ऑटोनॉमी अपना जो एथिक्स है उसका यही मतलब होता है कि अपने सबसे पहले तो उस पेशेंट को कंसेंट जो होता है तो उसके बारे में अवेयर करना है और पेशेंट से पूछना है, उसकी रेस्पेक्ट का आपको उसकी चॉइस जो वो रखती है उसका आपको रेस्पेक्ट करना है। कोई भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हो पेशेंट के पास, तो पहले आप उससे पूछोगे क्या वो उसके लिए अवेयर है, क्या उसको कराना चाहती है। अगर पेशेंट का हाँ है तो ही आप उसको प्रोसीजर करोगे, अदरवाइज आप अपने सीनियर स्टाफ से उसके बारे में डिस्कस करोगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, वो है एक्ट ऑफ कंपेशन। मतलब एक जो नर्स है ना वो एक भावनात्मक नहीं, मतलब करुणात्मक तौर पे जो हम पेशेंट के लिए क्या है ना कम्युनिकेशन, एक RPR मेंटेन करता है पेशेंट के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। जब देखो कोई भी अगर पेशेंट आता है, पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर आता है हॉस्पिटल में, तो वो एक इमोशनली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें उसको एक तरीके से एक अच्छी कंफर्टेबल जोन में लाना होता है उसको, और वही काम होता है एक नर्स। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या होता है, IPR मेंटेन करना पेशेंट के साथ, उसको एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स उसके साथ मेंटेन करना, जिससे आप पेशेंट को क्या करो, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन से आप उसको कंफर्ट जोन में लेके आओ, तो कोई भी डिस्कम्फर्ट जोन से उसको कंफर्ट जोन में लाना अपना फर्स्ट केयर होती है नर्सिंग की। तो उसी पे क्वेश्चन है, एक सिनेरियो में लेके आई हूँ, उसमें एक नर्स टेक द एक्स्ट्रा टाइम टू द कंफर्ट ग्रेविंग family member and provide the emotional support. This action is categorized as, एक नर्स है ना वो एक्स्ट्रा टाइम देती है कंफर्ट देने के लिए फैमिली मेम्बर या पेशेंट को, तो और उसको इमोशनल सपोर्ट जिससे उसको मिले, तो उसके लिए बेस्ट एक्शन क्या होगा। क्योंकि अगर देखो हम कोई क्रिटिकल जोन से पेशेंट को कंफर्ट जोन में ला रहे हैं ना, तो उसके लिए डूइंग गुड है, वो एक अच्छी केयर है, तो वो क्या आएगा बेनिफिशियल्स में जाएगा। उसमें एक एथिक्स का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेनिफिशियल।
जो पेशेंट के हित में हो, है ना, तो उसको बोलेंगे बेनिफिशियल। तो पेशेंट को एक ऐसी ऐसी केयर देना और उसको जो कंफर्ट जोन में ले जाए, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले, उसको बोलेंगे डूइंग गुड यानी बेनिफिशियल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन रीड करते हैं। एक प्रिवेंटिव हार्म, कि पेशेंट को अनवांटेड हार्म से हमें प्रिवेंट करना है, पेशेंट को बचा के चलना है ऐसी चीज़ों से जो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो। तो उसमें हम देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नॉन मालेफिसेंस इन द नर्सिंग प्रैक्टिस। तो आपको यहाँ पे वर्ड आपने देखा ही है, जैसे ये वर्ड आ गया है नॉन मालेफिसेंस। तो नॉन मालेफिसेंस आपको पता ही है क्या होता है, कि हमें प्रिवेंट करना है पेशेंट को हार्म सिचुएशन से। तो उसमें हम एग्जांपल इसके यहाँ देखते हैं क्या क्या रखा गया है इसमें नंबर ए पे जो बोला गया है उसमें, टेलिंग द पेशेंट द ट्रूथ अबाउट पुअर प्रोग्नोसिस। आपको पेशेंट को सच्चाई के साथ उसके प्रोग्नोसिस के बारे में बताना है। सेकंड, डबल चेकिंग हाई अलर्ट मेडिकेशन डोज टू प्रिवेंट द एरर, कि आपको कोई भी मेडिसिन आपके पास है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट अपने पास देखो काफ़ी पेशेंट होते हैं तो मेडिसिन भी काफ़ी टाइप्स की होती है, तो हम ऐसा नहीं करना कि बिना देखे हम पेशेंट को मेडिकेशन दे दें, उसे अवॉइड करना है। ऐसे होने वाले एरर से हमें पेशेंट को बचाना है। सेकंड, एंसरिंग द रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग पेशेंट, कि जितने भी रिसोर्सेज है ना वो आपको इक्वली प्रोवाइड करना है पेशेंट को। तो एंड डी है कीपिंग द प्रोमिस टू कोल, पेशेंट फैमिली के साथ आपने अगर कोई प्रॉमिस कर दिया तो उसको आपको मेंटेन रखना है, ये नहीं है कि आपने प्रॉमिस कर दिया उसको तोड़ दें। तो इसमें अगर मान लीजिए हम लेके चलेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर डी, क्योंकि डबल चेकिंग, ऐसा प्रिवेंट एरर या हार्म से हमें पेशेंट को प्रिवेंट करना है। मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि काफ़ी बार अपने पास नर्सिंग स्टाफ है हम, तो हमारे साथ ऐसा भी होता है कि पेशेंट अपने पास है तो हम जल्दी जल्दी में मेडिसिन चेक करना भूल जाते हैं, तो या हमें थोड़ा ध्यान नहीं रहता और हम सोचते हैं कि अभी हमने ये दिया तो ये दे देते हैं, तो एक डूइंग द हार्म सिचुएशन है, उसे हमें बचना है कि पेशेंट की वो हित में बिल्कुल नहीं है, ना ही अपनी हित में है। सेकेंड है कि हमारी जो ड्यूटी रोस्टर में चलती है 8-8 घंटे 6-6 घंटे की ड्यूटी जो है, तो हम क्या करते हैं कि ये सोचे चले कि अरे अभी तो दिया है, नेक्स्ट जो ड्यूटी स्टाफ आने वाला वो दे देगा, तो उसको भी हमें अवॉइड करना है क्योंकि वो भी क्या है हार्मफुल सिचुएशन है पेशेंट के लिए, तो इन चीज़ों से हमें बचना है। सबसे फर्स्ट है ट्रूथ, क्या पेशेंट के साथ आपको जो भी प्रोग्नोसिस पेशेंट को है डायग्नोस हुआ है, तो आपको एक सच्चाई के साथ पेशेंट के साथ उसके सामने आना, सच्चाई आपको पेश करनी है होनेस्टली, तो है ना ट्रूथफुल, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सच्चाई के साथ वेरासिटी बोलते हैं इसको। सेकंड चेकिंग का ये हो गया आपका नॉन मालिफिसेंस हो गया। आंसरिंग द रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इक्वली, जब इक्वली आ गया ना तो वहाँ का मतलब है जस्टिस, है ना, जस्टिस के साथ इक्वली आपको प्रोवाइड करनी है जो भी आपको नर्सिंग केयर में। एंड प्रोमिस, आपको पेशेंट के साथ एक प्रोमिस मेंटेन करके चलते उसको बोलते हैं फिडेलिटी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर प्रिवेंटिव हार्म में यही है कि आपको अपनी नर्सिंग केयर का ध्यान रखना है, पेशेंट को कोई ऐसी केयर आपको नहीं देनी है कि आप अच्छा करते करते उसके लिए हार्मफुल कर दो, उन चीज़ों से पेशेंट को भी बचाना है और अपनी जो एक सिनेरियो अपनी ड्यूटी का एक स्ट्रक्चर है फ्रेमवर्क है उसे भी हमें सेफ रखना है। नेक्स्ट जो है एमसीक्यू, रिसोर्सेज लोकेशन, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना उसे हमें किस तरीके से अलोकेट करनी है। तो इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं, ड्यूरिंग ए मास कैजुअलिटी इवेंट द ट्राइज नर्स प्रायोरिटी पेशेंट बेस्ड ऑन क्लिनिकल सर्वाइवबिलिटी डिसीजन एप्लीकेशन ऑफ फिडेलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पैटर्नलिज्म वेरिसिटी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आप देखना कि यहाँ पे ट्राइज जो आ गया हुआ है, यहाँ ट्राइज आ जाता है ना, तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना कि जब ट्राइज आ गया उसका मतलब है वो जस्टिस। ठीक है, सेकेंडरी देखो टाइज का मतलब ये होता है, जस्टिस का तो मतलब हमने पढ़ लिया कि जस्टिस का मतलब ये है कि पेशेंट अपने पास आ रहा है तो हमें उसको इक्वली ट्रीट करना है ना, होनेस्टली हमें उसे इक्वली देखना है, कैसा भी पेशेंट आपके पास आ जाए, अमीर आ जाए गरीब आ जाए। लेकिन हम एक यहाँ पे अपने मेडिकल फील्ड में ट्राई सिचुएशन को लेके चलेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक पेशेंट अगर नॉर्मल आता है आपके पास, इंजरी वाला आता है, दूसरे साथ पेशेंट आपके पास डिस्निया का आएगा जिसकी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हो रही है, तो आपको सबसे फर्स्ट उसको ट्रीट करना है क्योंकि उसकी लाइफ सेविंग इमरजेंसी है वो, तो आपको उसको प्रिवेंट करना है, उसकी हेल्थ को बचाना है। ठीक है,
तो इन चीज़ों को तो जहाँ पे भी ट्राई जाता है ना, तो उसको आपको किसमें देखना है, हमेशा जस्टिस में देखना है। तो अपना सबसे फर्स्ट एक्शन है कि हमें पेशेंट को हेल्प उसको बचाना है, उसकी लाइफ को सेव ही रखना है। तो आपको यहाँ जस्टिस ध्यान जहाँ पे भी ट्राई जा आ गया, तो वहाँ पे हमेशा आपको एथिक्स यूज करना है, जस्टिस। नेक्स्ट, ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी। कि देखो पेशेंट जो आपके पास आया ना, तो उसके साथ आपको एक सच्चाई के साथ, एक ट्रूथ और एक होनेस्टी के साथ आपको पेश आना है। ये अपना ये भी एक नर्सिंग का बहुत एक नर्सिंग रोल है कि हमें जो भी पेशेंट आता है उसके सब्जेक्ट, अगर जो भी उसको डायग्नोस हुआ है, तो और पेशेंट हमसे कुछ भी पूछता है, उससे प्रोसीजर से रिलेटेड पूछता है, उसकी मेडिसिन से रिलेटेड पूछता है, या उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड पूछता है, या उसके फ्यूचर में उसको क्या क्या उससे बेनिफिट हो सकते हैं सर्जरी से, या है ना कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो उसके बारे में पेशेंट जो आपसे पूछता है, तो आपको ट्रूथली ही उसको वो कुछ बताना है। आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना है कि आप उसको आज तो बता देते हो कि नहीं नहीं आप ऐसे हो, और बाद में आप ऐसे हो जाओगे, बहुत अच्छे हो जाओगे। तो आपको ये अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी भावनात्मक जो है ना, उनसे हमें खेलना नहीं, उसकी भावना से। तो हमें अपने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना है। जैसे इसमें क्वेश्चन है कि पेशेंट आस्क इफ देयर सर्जरी विल बी पेनफुल, नर्स आंसर हॉनेस्टली अबाउट द एक्सपेक्टेड डिस्कम्फर्ट। मतलब कहने का मतलब है कि पेशेंट है ना, सर्जरी होने से पहले पूछता है कि पेनफुल है, तो नर्स वहाँ पे डिस्कम्फर्ट जोन से पेशेंट को बाहर लाते हुए क्या एक्सपेक्ट रखेगी, क्या एक एथिक्स का यूज करेगी। तो वहाँ पे आपका है वेरेसिटी, कि पेशेंट एक ऑब्जेक्शन रहता है ट्रुथ, सच्चाई के साथ उसकी भावना जो को ठेस ना पहुंचे, उसे बचाते हुए वेरासिटी का यूज करेगी, और उसको डिस्कम्फर्ट जोन से कंफर्ट जोन में लेके आएगी। उसको एक ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है एथिक्स में। नेक्स्ट है एमसीक्यू ट्रूथ एंड कमिटमेंट, कि आपने जो भी कमिटमेंट कर दिया वो आपको पूरा करना है। और नर्सिंग एक अपना सच्चाई के साथ चलने वाली प्रोसीजर है, एक नर्सिंग केयर है कि हम पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और पेशेंट से हम एक अटैच इतने हो जाते हैं, तो हमें पेशेंट के साथ एक ट्रुथ और एक कमिटमेंट जो हमने किया उसको पूरा करना है। हमें एग्जाम्पल के तौर पे ले कि जैसे अगर हमने किसी का पेशेंट का बीपी चेक किया, और हमने बोला पेशेंट को कि हाँ 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद मैं फिर आके आपका चेक करती हूँ, तो हमें वो कमिटमेंट पूरा करना है। हमें उसको ये नहीं करना है कि दूसरे फैकल्टी में या दूसरा स्टाफ आने पे हम उसको अवॉइड कर दें कि भाई वो नेक्स्ट आएगा तो अपने आप को वाइटल साइन चेक कर लेगा, ऐसे नहीं करना है। या दूसरा एग्जांपल है कि इफ विल कम बैक इन द 15 मिनट टू चेक ऑन योर पेन रिलीफ। हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट को अगर पेन हो रहा है, तो उसको रिलीफ करने के लिए जो मेडिकेशन देंगे तो उसको भी अवॉइड नहीं करना है। अगर हमने कहा है पेशेंट को कि 15 मिनट आफ्टर मैं आपको आके चेक करती हूँ, तो हमें उसको चेक करने और उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीगल एथिक्स। एक लीगल एथिक्स पे क्वेश्चन है कि अगर आपके पास सबसे फर्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोवाइड द इनिशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द नर्सिंग प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर, सॉरी कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर। देखो सर्जिकल प्रोसीजर सिंपल सी बात है, वो कौन करेगा, डॉक्टर ही करेगा, क्योंकि सर्जरी किसको करनी है, डॉक्टर करनी है, अपना काम सिर्फ नर्सिंग केयर करने का है। तो जहाँ पे भी सर्जिकल प्रोसीजर आते हैं, तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इनिशियल सिलेक्शन लेने की, वो डॉक्टर की बनती है। तो एक लीगल एस्पेक्ट से हम देखें, तो कोई भी सर्जरी करने से पहले डॉक्टर का एक्शन होता है तुरंत पेशेंट को बताए कि वो क्या प्रोसीजर अप्लाई करने वाला है, किस चीज़ की वो सर्जरी करने वाला है, और उसके बेनिफिट और एडवांटेज और नॉन एडवांटेज डिसएडवांटेज सॉरी क्या होने वाला है, इन चीज़ों का ध्यान पेशेंट रखेगा। लेकिन बताना सिर्फ फर्स्ट डॉक्टर को, उसमें नर्सिंग का कोई रोल नहीं है, ना ही उसमें नर्स का कोई रोल है, ना उसमें कोई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर रोल है, ना उसमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का रोल है कि उसने एनेस्थेसिया दिया है और फिर वो बताएगा। नहीं, उसमें सबसे फर्स्ट जो रोल होता है कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले उसमें डॉक्टर का रोल होता है कि पेशेंट को सब कुछ बताए उसकी सर्जरी के बारे में, जो पेशेंट से पूछना चाहता है, और जो पेशेंट को और सॉरी जो डॉक्टर को बताना भी है। अगर पेशेंट को नहीं भी पता या नहीं भी वो तो हेजिटेशन है उसको उस बारे में पूछने, तो भी पेशेंट को उसको खुल के उसके बारे में सर्जरी के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट है कि कुछ प्राइवेसी बाउंड्रीज हमें मेंटेन करके चलनी होती है ना। एक स्नैरियो टाइप से अगर हम लेके चले तो कि अपने जो एथिक्स होते हैं ना, उसमें हमें पेशेंट की जो भी बातें होती है, जो फर्स्ट है उसमें ये है कि हमें पेशेंट की जो स्नैरियो है, डिस्कस द पेशेंट इन एलिवेटर एंड एक्शन है प्राइवेसी एंड एथिकल, ये एथिकल वायोलेशन का ध्यान रखते हुए अगर पेशेंट की कोई भी वो है,
उसको छुपाना है, गोपनीयता के आधार पर देखें कि अगर हम दो स्टाफ हैं और हम कहीं भी सीढ़ियों पे चल रहे हैं या किसी रूम में बात कर रहे हैं, तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहिए, वो लीगल एस्पेक्ट ये वॉयलेटरी रिएक्शन है, हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, है ना। सेकंड, रिपोर्टिंग द चाइल्ड अब्यूज, मैंडेटरी रिपोर्ट। बिल्कुल, ये अगर कोई भी पेशेंट के प्रति अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है, कोई अब्यूजनेस हुई है, तो हम उसकी बातें कर सकते हैं कहीं पे भी, है ना। आपस में स्टाफ में भी कर सकते हैं, आपस में हम वार्ड में भी कर सकते हैं, इसके साथ ये व्यवहार हुआ है, इसका दुर्व्यवहार हुआ है इसके साथ, है ना, ये अब्यूज हुआ है, उसके बारे में हाँ हम बात कर सकते हैं। लास्ट है कि शेयरिंग द वाइटल विद नेक्स्ट ऑफ स्किन डिपेंड ऑन कंसेंट। बिल्कुल, अगर पेशेंट बोलता है, अगर पेशेंट अपने कंसेंट में चाहता है कि वो अपने रिश्तेदारों और अपने फैमिली मेम्बर को अपने प्रोग्नोसिस के बारे में बताना चाहे, तो वो बिल्कुल हम उनको बता सकते हैं, अदरवाइज हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ये आपका वेरिज में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पेशेंट की बिना मर्जी के आपको कोई भी उसकी पॉइंट को लीक नहीं करना है, ठीक है ना, कोई भी उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं बताना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब तक पेशेंट ना चाहे आप कोई भी बात उसकी लीक नहीं करोगे। नेक्स्ट जो आता है कि ओवर रीडिंग द चॉइस की पैटर्नोलॉजी, एक पैटर्नोलॉजी, हाँ ये भी एक एथिक्स है। इसमें ये है कि अगर पेशेंट की सेंटर केयर को ध्यान में रखते हुए अगर हम एक्शन लेते हैं, कुछ एक्शन है जो हम ले सकते हैं पेशेंट से बिना पूछ के भी, उसको पैटर्नोलॉजी में रखा गया है। लेकिन एक मॉडर्न नर्सिंग के अभी चलते हुए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट का जो सबसे फर्स्ट कंसेंट होता है ऑटोमी होता है। अगर पेशेंट चाहता है कि अपनी मर्जी से वो केयर करवाना चाहता है, तो ही हम उसको पैटर्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको ऑटोमी में ही लेके चलेंगे, और ये एक बहुत नर्सिंग के लिए एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो अपना टॉपिक आज का फिनिश होता है, नेक्स्ट फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।